हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, अब आता है हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ ACC F9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बिजनेस वैल्यूएशंस एंड मार्केट एफिशिएंसी। तो गाइस, बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर मैं तुम्हें इस चैप्टर का पहले एक छोटा सा क्रक्स बताता हूँ कि ये जो चैप्टर है इट इज थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, और जो उसकी थ्योरी है वो लेवल भी बहुत इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। और जो प्रैक्टिकल है वो भी बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल डिफ़िकल्ट फॉर्मूलेज वगैरह एज सच कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, बिजनेस वैल्यूएशन एंड मार्केट एफिशिएंसी। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, ये चैप्टर का पर्पस क्या है पढ़ने का। तो बिजनेस वैल्यूएशन जो चैप्टर है इसमें हमें सबसे पहले क्या पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि व्हाट इज बिजनेस वैल्यूएशन एंड व्हाई डू वी नीड बिजनेस वैल्यूएशन। अब बिजनेस वैल्यूएशन क्या होता है? सिंपल वैल्यूइंग एंटायर बिजनेस, कि पूरे बिजनेस की एक एंटायर वैल्यू करना, कि पूरे बिजनेस की वैल्यू क्या होगी, और ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी ऐसे नहीं कि बिजनेस का नाम बहुत ज़्यादा है, नहीं, मॉनेटरी टर्म्स में। अगर लेट से ये है बिजनेस ए, ये है बिजनेस बी, अगर ए ने बी का बिजनेस परचेज करना है, या ऐसे कर लेते हैं, ए ने बी का बिजनेस परचेज करना है, तो बी के पूरे बिजनेस की वो वैल्यू कितनी लगाएगा इन डॉलर्स या रुपीस, कि इतने वैल्यू का तेरा पूरा पूरा बिजनेस है। दैट इज कॉल्ड बिजनेस वैल्यूएशन। हम जैसे शार्क टैंक में तुमने देखा होगा, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में बोला है कि शार्क टैंक देखा करो। तो शार्क टैंक में तुमने देखा होगा, जब भी कोई पिच करने के लिए आता है, इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसके सेल्स पूछते हैं और भी कुछ चीज़ें पूछते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बिज़नेस की एक वैल्यूएशन लगाता है कि हमारे अकॉर्डिंग आपके बिज़नेस की इतनी वैल्यूएशन है, इस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हम आपके इतने शेयर्स लेंगे और हमें इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, सो वो बिजनेस वैल्यूएशन किस बेसिस पे निकालते हैं, हमें वो इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट मेथड्स, वो मेथड्स हम उस मेथड से हमें पता चलेगा कि बिजनेस को कैसे वैल्यू करना है, बिजनेस वैल्यूएशन क्यों की जाती है, ये है इस चैप्टर का मेन मकसद। अब यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर बिजनेस को वैल्यू करना तो बहुत आसान होता है, कैसे? तुम कहोगे सर बिजनेस को वैल्यू करना मतलब अगर कोई शेयर्स है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो जो भी उसका शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है, लेट से जो शेयर है उसका मार्केट प्राइस है 100, या लेट से अगर मैं रुपीज़ की बात करूं तो 2000 रुपीज़ का उसका मार्केट प्राइस चल रहा है, तो सिंपल मैं इनटू नंबर ऑफ शेयर्स जितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को टोटल पता चल जाएगा कि कंपनी की वैल्यू क्या है। ऐसा नहीं होता, हम शेयर प्राइस से कभी भी कंपनी को वैल्यू नहीं कर सकते, क्योंकि इट कीप्स ऑन चेंजिंग। बाकी इसके बारे में डिटेल हम सारा पढ़ेंगे, तो ये हमें पूरा इस चैप्टर में पढ़ना है। बिजनेस को वैल्यू कैसे कर सकते हैं, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, हर मेथड के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, विच मेथड इज़ बेटर, और बिजनेस वैल्यूएशन किस तरीके से की जाती है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर गाइस। तो सबसे पहला पार्ट जो इस चैप्टर में है वो हमें ये बता रहे हैं कि वाई डू वी नीड वैल्यूएशन, बिजनेस की वैल्यूएशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इन्होंने पॉइंट्स बताए हुए हैं, दिस इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट के इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला है टू इस्टेब्लिश टर्म्स ऑफ टेक ओवर एंड मर्जर, अगर किसी ने, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मर्ज करना है, या एक कंपनी ने दूसरी को पूरा पूरा टेक ओवर करना है, उस केस में वैल्यूएशन करी जा सकती है। टू बी एबल टू मेक बाय एंड होल्ड डिसीजन इन जनरल, कि अगर हमें कोई भी कंपनी परचेज करके रखनी है, वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट मनी, वी वॉन्ट टू परचेज अ कंपनी, और हम उसको अपने पास रखना चाहते हैं, तो उसकी वैल्यूएशन। टू वैल्यू कंपनी एंटरिंग इन स्टॉक मार्केट, अगर कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में एंटर कर रही है, अगर कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में एंटर कर रही है, तो स्टॉक एक्सचेंज को उसकी वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी। तभी तो देखेंगे ना कि स्टॉक एक्सचेंज में उसका शेयर्स गया किस प्राइस पे लिस्ट करना है, ऐसे थोड़ी है उनकी मर्जी से वो बोलेंगे इतने का लिस्ट कर दो, वैसा करेंगे। नेक्स्ट, टू इस्टैब्लिश वैल्यूज ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय रिटायरिंग डायरेक्टर्स विच द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट स्पेसिफाई बी सोल्ड। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। वो ये कह रहा है, अगर मान लो ये पर्सन है, ये कंपनी का डायरेक्टर है अभी, ठीक है, ये पर्सन इस साल 31 दिसंबर को इसको हम, या 31 मार्च को ये कंपनी से रिटायर हो जाएगा। आज की डेट में इसके पास कंपनी के 8 लाख शेयर्स पड़े हुए हैं, 8 लाख या चलो 1 लाख शेयर्स इसके पास कंपनी के पड़े हैं। अब हो सकता है ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है पब्लिक लिमिटेड हो सकता है अनलिस्टेड कंपनियों के, पब्लिक है बट इसका शेयर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं है, है ना। अब
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है कि जब भी कोई डायरेक्टर कंपनी का रिटायर होगा तो उसको उसके शेयर्स हमें बेचने पड़ेंगे कंपनी को, और हमें उन शेयर के अगेंस्ट उसको पैसे देने पड़ेंगे। कोई भी डायरेक्टर रिटायरमेंट के टाइम पे या रिटायरमेंट के बाद कंपनी के शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता, ही हैज़ टू सेल दी शेयर्स। ठीक है, तो किस प्राइस पे हम उसके शेयर्स के अगेंस्ट उसको पैसे देंगे? यू माइट से कि सर अगर ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कह सकते हो, बट दैट्स नॉट राइट। लेकिन अगर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं है फिर क्या करेंगे? फिर किस वैल्यूएशन में देंगे, है ना वो चीज़। फॉर फिजिकल पर्पसेस कैपिटल गेन टैक्स एंड इनहेरेंट टैक्स इसके लिए, एंड फॉर डिवोर्स सेटलमेंट, जैसे मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर चलाते थे, दोनों कंपनी के ओनर्स थे, ठीक है, और किसी रीज़न की वजह से ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं, तो इन दोनों को अपना अपना शेयर चाहिए। तो कंपनी में जैसे मान लो ये पर्सन बोल रहा है कि कंपनी मैं चला लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी मत बंद करो। इसने बोला ठीक है तो कंपनी चला ले, मेरा जो 50% कंपनी में शेयर है उसके पैसे मुझे दे दे। तो वो जो शेयर्स हैं उसको किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड बिजनेस वैल्यूएशन। ठीक है, तो ये होता है बिजनेस की वैल्यूएशन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अप्रोचेस टू वैल्यूएशन, की वैल्यूएशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं। सो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ डूइंग वैल्यूएशन ऑफ अ बिजनेस। वन इज एसेट बेस्ड अप्रोच, इट इज बेस्ड ऑन टैंजिबल एसेट ओन्ड बाय द कंपनी। इसका मतलब क्या है एसेट बेस्ड अप्रोच में, कि हम क्या करते हैं, जो भी कंपनी ने एसेट ओन किए हुए हैं, जैसे मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूँ, या आगे हमने पढ़ना ही है बट स्टिल बता देता हूँ। जैसे मान लो कंपनी के जो टैंजिबल एसेट्स हैं वो हैं 10 लाख, कंपनी के 10 लाख टैंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है, और जो उसकी आउटसाइड लायबिलिटी है कि उसने बाहर वालों को पैसे देने हैं, वो देने हैं 6 लाख, कि जो भी लोन्स हैं क्रेडिटर्स हैं वो है 6 लाख। दैट मीन्स कंपनी की जो नेट वर्थ है वो कितनी होगी, 4 लाख। दिस इज कॉल्ड नेट वर्थ। इसको हम नेट वर्थ भी बोल सकते हैं, कैपिटल, चलो कैपिटल एम्प्लॉयड नेटवर्थ बोल सकते हैं, या शेयर होल्डर फंड बोल सकते हैं कि शेयर होल्डर के कितने पैसे हैं। तो दैट मीन्स शेयर होल्डर के लिए, शेयर होल्डर कौन होते हैं, ओनर्स, उनके लिए कंपनी में टोटल इतने पैसे बचे, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू पे ये हम बोलेंगे कंपनी की इतनी वैल्यूएशन है। सॉरी गाइस, मुझे बीच में कॉल आ गया था छोटा सा। हाँ, सो आई वाज सेइंग अबाउट एसेट बेस्ड अप्रोच, जिसमें हम जितने भी टैंजिबल एसेट्स कंपनी ने ओन करे हैं उनके अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन निकालते हैं। तो हमने क्या किया, कंपनी के 10 लाख के एसेट्स थे और 6 लाख के उसके आउटसाइड लोन थे, तो 4 लाख कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वर्थ बची है, तो इसको हम कंपनी की वैल्यू करते हैं कि ये हमारी कंपनी की वैल्यू है, ठीक है। इस बेस पे हम कंपनी को वैल्यू करते हैं, दिस इज एसेट बेस्ड अप्रोच। हालांकि ये जो अप्रोच है दैट इज नॉट टेक्निकली राइट। क्यों? ये तो सिर्फ कंपनी की हम एसेट्स लायबिलिटी को देख के उसकी वैल्यू कर रहे हैं। गाइस, कंपनी का एक ब्रांड नेम भी तो होता है। कंपनी की अगर बहुत हाई सेल्स है, सेल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं उसकी, तो अगर सेल्स उसकी बहुत ज़्यादा हाई है दैट मीन्स उसके बाद बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, ऑन गोइंग ऑर्डर्स हैं। अगर वो अपना पूरा पूरा बिजनेस किसी को सेल करेगी तो उस पर्सन को एसेट्स के अलावा जो ऑन गोइंग सेल्स है वो भी तो मिलेगी ना, दैट मीन्स चला चलाया बिजनेस मिलेगा, है ना। तो वो पार्ट तो यहाँ पे कंसीडर होता नहीं है। बट एनीवेज देयर आर मेथड्स। तो पहला मेथड है हमारा एसेट बेस्ड अप्रोच, दूसरा है इनकम एंड अर्निंग बेस्ड अप्रोच। इनकम एंड अर्निंग बेस में क्या होता है, जितने भी पैसे कंपनी अर्न कर रही होती है, जिसको हम बोलते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, या टोटल अर्निंग, या टोटल अर्निंग, कि अर्निंग पर शेयर या टोटल अर्निंग। तो ये जो टोटल अर्निंग होती है हमारी कंपनी की, उससे हम कंपनी की वैल्यूएशन निकालते हैं कि टोटल अर्निंग, और एक होती है हमारी पीई रेशो। पीई रेशो इज प्राइस अर्निंग रेशो। ये क्या होती है, ये चीज़ मैं तुम्हारे को बाद में बताऊंगा, ये टॉपिक जब करूंगा। तो प्राइस अर्निंग रेशो और टोटल अर्निंग से कंपेयर करके हम इसकी मार्केट वैल्यूएशन निकालते हैं। वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं जो नॉर्मली जैसे शार्क टैंक वगैरह में देखा जाता है कि इस कंपनी की इतनी अर्निंग है, इतनी सेल्स है, इसकी इतनी अर्निंग है, तो इतनी इस अर्निंग का इतना टाइम्स हम आपकी कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं, वो भी कर सकते हैं। और थर्ड आता है कैश फ्लो बेस्ड, कि कंपनी को जो फ्यूचर में कैश आएगा, कि कंपनी को लगता है कि आगे 15 साल कंपनी चलेगी, हर साल इतना कैश आएगा, या आगे एक्सपेक्टेड है इस साल इतना कैश आएगा, इस साल इतना प्रोजेक्शंस के बेस पे, उसके बेस पे हम कंपनी की आज की वैल्यू करते हैं। मोस्टली जो होता है ये मेथड फॉलो होता है, मोस्टली ये मेथड काफ़ी जगहों पे फॉलो होता है, कैश फ्लो बेस, कि कंपनी को कितने पैसे फ्यूचर में आने वाले हैं, उसका हम एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो करके आज की फिगर निकालते हैं, और उस मेथड पे हम उस वैल्यू पे हम उस फिगर पे हम कंपनी को वैल्यू करते हैं कि आज की कंपनी की वैल्यू इतनी है, ठीक है। अब तुम देखो कि क्या इसमें से कोई भी एक मेथड हम फॉलो कर सकते हैं हर सिनारियो में।
या फिर इसमें से बेस्ट मेथड कौन सा है। तो पॉइंट इज गाइज, ये सारा चीज़ें कि कौन सा मेथड चूज करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ केसेस। इट्स नॉट अबाउट ओनली वन थिंग, इट्स अबाउट लॉट ऑफ केसेस। कैसे कि कंपनी कैसी है, कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट कैसा है, कंपनी कोई ऐसे तो नहीं है कि उसकी सेल ही बहुत ख़त्म हो गई थी, बस वैसे ही चल रही है, टाइम पास है, या कंपनी का कंपटीशन बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कंपनी कंपटीशन में काफ़ी लो है, या कंपनी मोनोपोली है। तो देयर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच कैन बी सीन। हो सकता है 4 कंपनियों की नेटवर्थ सेम आए 4 लाख रुपीज़, लेकिन चारों कंपनीज का जो प्रॉस्पेक्ट हो वो डिफरेंट हो। कोई ग्रो करने वाली है, कई कंपनी ग्रो नहीं करने वाली, कई तो बिल्कुल ही बंद हो चुकी हैं, सिर्फ एसिड पड़े हैं, उसके कोई काम नहीं कर रहे। तो हर कंपनी के लिए हमें जो वैल्यूएशन निकालनी होता है उसका तरीका बिल्कुल अलग होता है, ठीक है ना, बिल्कुल अलग होता है। अब मैं तुम्हें बताऊं कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ACC की बुक्स मोस्टली जो इनकी ऑथोराइज पब्लिशर है कौन कौन है, एक है कापलान और एक है BPP, कापलान एंड BPP, है ना। तो सोचो कापलान, हम अब कापलान और BPP मान लो लेट्स से इनके जो टोटल एसेट्स और नेटवर्थ है दोनों की सेम है अकॉर्डिंग टू बुक्स, जो अकॉर्डिंग टू बुक्स उनकी नेटवर्थ है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन इनकी अगर हमें बिजनेस की वैल्यूएशन करनी हो, हम किस बेस पे करेंगे, हम ये खाली इसके बेस पे हम इसकी वैल्यूएशन नहीं करेंगे, हम ये भी देखेंगे कि इस कंपनी की सेल्स कितनी है, इसकी सेल्स कितनी है, तो इसके अलावा कापलान की कितनी बुक सेल होती हैं, BPP की कितनी बुक सेल होती हैं, ठीक है, कापलान का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट क्या है, BPP का क्या है, कितनी इनके ब्रांचेज हैं, कितने ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके ऑल ओवर वर्ल्ड। सो इट्स नॉट ओनली एसेट बेस्ड अप्रोच, इट्स नॉट ओनली इनकम बेस्ड अप्रोच, एंड इट्स नॉट ओनली कैश बेस्ड अप्रोच, इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। कई जगह तीनों का मिक्स भी लेना पड़ता है, कई जगह इन तीनों को छोड़ के बिल्कुल ही अलग फैक्टर से हम किसी की वैल्यूएशन करते हैं। जैसे व्हाट्सएप, जब मार्क ज़करबर्ग ने व्हाट्सएप को परचेज़ किया था तो उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप का बहुत तगड़ा बिजनेस मॉडल था, वो तो वैसे भी बहुत लॉसेज में जा रही थी। एम्प्लॉयज़ भी व्हाट्सएप के टोटल आई थिंक 50-60 एम्प्लॉयज़ थे बस व्हाट्सएप के। तो व्हाट्सएप को उन्होंने, तुम्हारी डील तुम्हें याद है, उसकी वैल्यूएशन की थी $22 बिलियन। वैल्यूएशन वॉज $22 बिलियन, इतनी वैल्यूएशन करी थी। एसेट बेस अप्रोच नहीं, इनकम बेस अप्रोच नहीं, लॉस में था। कैश बेस अप्रोच काइंड ऑफ नहीं, कैश बेस भी नहीं, बट फेसबुक ने यानी मार्क ज़करबर्ग ने अपना फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखा था कि अगर मैं व्हाट्सएप परचेज कर लूँगा तो व्हाट्सएप से मैं फेसबुक बिजनेस ये सब कितना ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस डाल दूंगा, इतने पैसे मैं फ्यूचर में कमाऊंगा। तो वो चीज़ फेसबुक ने देख के इसमें पैसे इन्वेस्ट करके इसको परचेज किया था, ठीक है ना। सो ज़रूरी नहीं है कि यही तीनों मेथड लगें, कोई भी मेथड लग सकता है, लेकिन जो नॉर्मल बिजनेस, अगर हम नॉर्मल बिजनेस की बात करें, उनमें हम तीनों में से कोई भी एक मेथड लगा सकते हैं जो नॉर्मल बिजनेसेस हैं। हाँ, जो एडिशनल एक्स्ट्रा ऐसे कुछ बिजनेस है वहाँ पे तो ऑफकोर्स तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स सोच के ही वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारी आती है गाइज मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? सो मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे मैंने तुम्हारे को ऊपर एक टर्म बताई थी, क्या बताया था कि कंपनी का सिंपल वैल्यूएशन हमने कर दिया उसके करंट शेयर प्राइस पे, करंट शेयर प्राइस गोइंग इन या गोइंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, कि स्टॉक एक्सचेंज में जो उसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है उसके बेस पे हमने इसको वैल्यू कर लिया। जैसे किसी कंपनी के 10 करोड़ शेयर्स हैं, कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 5, सो दैट मीन्स 50 करोड़ उसकी वैल्यूएशन होगी पूरी कंपनी की। दैट्स इट, दिस इज द ईजिएस्ट वे ऑफ डूइंग द वैल्यूएशन, दैट इज कॉल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन, सिंपल। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं, क्यों नहीं है, अप्रोप्रिएट क्यों नहीं है, क्यों मैं इस वैल्यूएशन को सही नहीं बोल सकता? पहली चीज़, शेयर प्राइस जो होता है कंपनी के, दैट मूव्स कॉन्स्टेंटली। हो सकता है आज वैल्यू इतनी है, कल इसकी वैल्यू, शेयर की वैल्यू 5 की जगह अगर 4 रहेगी, तो सोचो एक दिन में ही वैल्यूएशन 50 करोड़ से 40 करोड़ हो जाएगी। तो जो बायर है वो क्या बोलेगा, भाई कल ही मैंने कंपनी को 50 करोड़ में बाय किया, आज 40 करोड़ रह गया। तो इसीलिए शेयर प्राइस जो है इस पे हम कभी भी किसी कंपनी को वैल्यू नहीं करते, बिकॉज दैट इज नॉट द एग्जैक्ट बुक में जो शेयर होल्डर है उनकी एग्जैक्ट वर्थ, ये हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है और ये तो डिमांड सप्लाई पे चलता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट गोज ऑन डिमांड सप्लाई। लेकिन अगर मुझे कोई बिजनेस परचेज करना है, एक आधा शेयर नहीं लेना, मुझे बिजनेस पूरा परचेज करना है, तो मैं इस फैक्टर को सोल नहीं मानूंगा कि मैं सप्लाई डिमांड के बेस पे इस बिजनेस को परचेज कर लूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि देयर आर फेक सप्लाईज इन द मार्केट, देयर आर फेक डिमांड्स इन द मार्केट, प्राइस को बढ़ाया जाता है, प्राइस को कम किया जाता है, तो इस पर हम रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, वी कैन नॉट रिलाई ऑन दिस। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कंपनी ए है
और कंपनी भी है। ध्यान से सुनना गाइस कि क्यों मैं शेयर प्राइस जो है इस पे रिलाय नहीं कर सकता। कंपनी ए है, दोनों कंपनी सेम वर्थ है इनकी, एक तरह से मार्केट में इनका सेम नाम है, सब कुछ इनका, इतनी सेल्स बराबर है इनकी, ठीक है, कैश फ्लो इनका सेम है, सब कुछ सेम है, बिल्कुल सेम है इनका, बुक वैल्यू में एसेट्स भी सेम है इनके, जो बुक्स में एसेट है। फ़र्क क्या है कि ए कंपनी है, इसके जो डायरेक्टर्स हैं वो बहुत तगड़े डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, इनका बहुत तगड़ा ब्रांड नेम है। और हुआ क्या, ये एक बहुत ही फेमस बंदे को अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना रहे हैं। हुआ कुछ नहीं है, एक बहुत ही फेमस बंदे को अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना रहे हैं। जैसे ही लोगों को पता चला कि यार ये बंदा इस कंपनी का डायरेक्टर बनने वाला है, उन्होंने इसके शेयर्स बाय करने शुरू कर दिए। दैट मीन्स डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, दैट मीन्स इस कंपनी के शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने स्टार्ट हो गए। इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो इसके शेयर प्राइस जो थे वो कांस्टेंट रहे। तो दैट मीन्स एक तरह से इसकी वैल्यूएशन बढ़ गई। जबकि देखा जाए मार्केट में अभी कोई चेंज नहीं आया है, जो इनकी वर्थ है उसमें टेक्निकली कोई चेंज नहीं आया है, ये सिर्फ न्यूज़ की वजह से इसकी वैल्यू बढ़ गई। दैट्स वाई हम जो शेयर मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होता है स्टॉक एक्सचेंज में, उस पर हम पूरा रिलाय नहीं कर सकते। सेकेंड आता है, द वैल्यूज कैलकुलेटेड इन दिस वे डू नॉट नेसेसरली रिफ्लेक्ट द एक्चुअल मार्केट वैल्यूज ऑफ द कंपनी एज इज शोन व्हेन वन कंपनी लॉन्चेस अ टेक ओवर बिड टू अनदर पेज प्रीमियम ओवर द प्री बिड प्राइस। कई बार ऐसा होता है कि कई बार कंपनी, जैसे मैंने तुम्हें फेसबुक का एग्जांपल दिया था, तो फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को परचेज़ किया था तो उसने काफ़ी प्रीमियम दे के परचेज़ किया था। कि पहली बात तो व्हाट्सएप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट ही नहीं था, ठीक है, जो भी उसकी वर्थ आ रही थी बुक की, उससे काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पे उसको परचेज़ किया था। दैट इज़ उसका गुडविल, दैट इज़ प्रीमियम। सो हम जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि इस पर हम किसी कंपनी को परचेज़ करें। एंड थर्ड इज़, अगर कोई कंपनी है जो प्राइवेट है, इट्स अ प्राइवेट कंपनी, और कोई कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड ही नहीं है, दैट इज़ अनलिस्टेड कंपनी, कोई अनलिस्टेड कंपनी है, तो उस केस में तो उनका तो मार्केट प्राइस आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक में डील ही नहीं होते, पब्लिक में ट्रेड ही नहीं होते वो शेयर्स। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर अ कंपनी विच इज़ नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट। सो ये कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट ही नहीं है, तो इसीलिए इनकी हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई दिस मेथड इज़ नॉट राइट, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए। सो गाइस, रियल वर्थ ऑफ कंपनी हम कैसे निकाल सकते हैं? तो जो रियल वर्थ निकालने का फॉर्मूला है वो कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। इसकी एक टर्म है, दैट इज वैल्यूएशन इज डिस्क्राइब्ड एज एन आर्ट एंड नॉट साइंस। आर्ट मतलब कला, आर्ट मतलब कि वैल्यूएशन करने का जो तरीका है वो किसी भी प्रॉपर जगह पे कोई फॉर्मल मेथड नहीं लिखा हुआ कि ऐसा मेथड फॉलो करो तो इसकी वैल्यूएशन हो जाएगी। वो मेथड हमें सिर्फ हेल्प कर सकते हैं वैल्यूएशन निकालने के लिए, बट अल्टीमेटली जो वैल्यूएशन हमें निकालनी है दैट डिपेंड्स अपॉन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एंड किस तरह से हम उस बिजनेस को यूज़ करना चाहते हैं और कैसे वो बिजनेस हमें बेनिफिट दे सकता है। जो अदर पर्सन है जो बिजनेस सेल कर रहा है वो भी ये देखेगा कि मेरे बिजनेस का इसको क्या फ़ायदा होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग मैं कितने पैसे उनसे चार्ज कर सकता हूँ फॉर द वैल्यूएशन। दैट इज़ एन आर्ट। साइंस का मतलब होता है कि हर चीज़ के फॉर्मूले बने हुए हैं, हर चीज़ के रूल्स बने हुए हैं, रूल्स फॉलो करो और आपका आंसर निकल जाएगा। तो रियल वर्थ जो हमें कंपनी की निकालनी होती है वो कभी भी रूल्स पे नहीं निकलती, वो हमेशा हमें हर सिनारियो से, हर एस्पेक्ट से देख के डिफरेंट चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स सोच के अपना आंसर निकालना पड़ता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रियल वर्थ ऑफ द कंपनी डिपेंड्स अपॉन व्यू पॉइंट्स ऑफ वेरियस पार्टीज, वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन विल ऑफन गिव वाइडली डिफरेंट रिजल्ट्स। हर मेथड डिफरेंट रिजल्ट देगा। इट मे बी इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर टू आर्ग्यू दैट ईदर हाई और लो वैल्यू इज अप्रोप्रिएट। कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिस्कस करेंगे कि वैल्यू हाई है या कम है, जो भी बेसिकली जैसे शार्क टैंक में जो करते हैं ना कि नहीं आपकी वैल्यू ज़्यादा है, वैल्यू कम करो, वो सेम चीज़। और फाइनल फिगर जो होगी वो नेगोशिएशन पे होगी कि दोनों पार्टीज नेगोशिएट करेंगी और वैसे एक फाइनल फिगर निकलेगी कि दिस इज़ द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। ऐसा नहीं हमने मेथड बना दिया और हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन नेगोशिएशन बिटवीन द कंपनीज एंड उनको देखना है कि वैल्यू हाई है कि लो है। ठीक है, इसको पढ़ लेना गाइस सारा, जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड, तुम्हें समझ आ जाएगा, कुछ भी ऐसा जिसमें खास नहीं है। अब नेक्स्ट आता है गाइस हमारा पहला तरीका कंपनी को वैल्यू करना थ्रू एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। अब हमें एक चीज़ पता है कि हम बिजनेस को एसेट बेस्ड वैल्यूएशन कर सकते हैं। सो लेट्स से हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की, फाइनेंशियल पोजीशन में हमारे पास एसेट्स हैं कंपनी के, ठीक है, यहाँ पे हमें एसेट्स दिख रहे हैं। उसके बाद है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें है हमारी इक्विटी और हमारी है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है।
तो सबसे पहला मेथड है निकालने का, दैट इज बुक वैल्यूज। सो बुक वैल्यूज से हम कंपनी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो पहला मेथड है हमारा बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मीन्स जो भी फाइनेंशियल पोजीशन में हमें वैल्यू दी हुई है इन सब का टोटल किया, दैट मीन्स टोटल ऑफ एसेट माइनस टोटल ऑफ लायबिलिटी, कि जो ये लायबिलिटी हैं हमने इन लायबिलिटी का टोटल किया, इन लायबिलिटी का टोटल किया, इक्विटी का नहीं, इन लायबिलिटीज़ का टोटल किया, इन एसेट्स का टोटल किया। सो एसेट माइनस लायबिलिटी, जो भी हमारा आंसर आया दैट इज वैल्यू ऑफ बिजनेस। सिंपल, कि जो भी हमारे बुक में एसेट्स की वैल्यू गिवन है उस वैल्यू पे हमने कंपनी को वैल्यू कर दिया, दैट्स इट। सो इसका फ़ायदा क्या है कि बुक वैल्यू वेरी इजी होते हैं निकालने के लिए, क्योंकि हमें तो बुक्स में ऑलरेडी गिवन है। वीकनेस क्या होता है? बुक वैल्यू हमेशा हिस्टोरिक कॉस्ट वैल्यू लेके चलते हैं, आज की वैल्यू लेके नहीं चल सकते। हो सकता है कि आज जो बिल्डिंग हमारे पास थी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है जो मशीन्स हमने परचेज करके रखी हैं वो डेप्रीशिएट कम रेट पे हो रही हैं, लेकिन आज की डेट में वो मशीन एक तरह से ऑब्सोलीट है, क्योंकि बहुत नई नई मशीन्स मार्केट में आ गई हैं, तो ये मशीन्स बिकने भी नहीं वाली। सो ये भी हो सकता है, दैट्स वाई बुक वैल्यू मेथड को इतना अच्छा मेथड नहीं माना जाता। नेक्स्ट आता है हमारा नेट रिलायजेबल वैल्यू। सो नेट रिलायजेबल वैल्यू अज्यूम्स अ ब्रेकअप बेसिस रिलायजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स लेस लायबिलिटीज। मतलब कि एक एसेट को हम आज की डेट में किस वैल्यू पे रियलाइज कर सकते हैं, किस वैल्यू पे हम बिजनेस को एसेट्स को रियलाइज कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू एक तरह से, उस पे हम बिजनेस को वैल्यू करते हैं। ठीक है, अब वो जो मेथड है इसका स्ट्रेंथ क्या है? मिनिमम एक्सेप्टेबल टू ओनर्स, के जो ओनर्स हैं उनके लिए ये मिनिमम एक्सेप्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली बिजनेस में जो एसेट्स होंगे वो कभी भी हमारे ये नहीं है कि सारे के सारे बिल्डिंग्स होंगे, मशीन्स होंगी, डेटर्स होंगे, सब कुछ होंगे, काफ़ी प्रोविजंस होते हैं, तो नॉर्मली इनकी वैल्यू डेप्रिसिएशन से ज़्यादा ही गिरती है। रिलायजेबल वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि रिलायजेबल वैल्यू की बहुत ज़्यादा हाई आए। तो जो ओनर्स होते हैं वो कहते हैं यार हम मार्केट वैल्यू पे तो चलेंगे नहीं, मार्केट वैल्यू तो कुछ कहती है, आज मार्केट कुछ और है, कल कुछ और है, तो हम मार्केट वैल्यू पे इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सेकंड जो हमारा मेथड था वो क्या कह रहा था कि हम मार्केट वैल्यू पे इनको रियलाइज़ करेंगे कि मार्केट में आज ये कितने का सेल हो सकता है, उसके बाद हम इस बिजनेस को परचेज करेंगे। ठीक है, तो इन टोटल मार्केट वैल्यू माइनस जो भी हमारी लायबिलिटीज थी, और वैसे करके हमने अपना आंसर निकाल दिया। यहाँ पे बुक वैल्यू पे था, यहाँ मार्केट वैल्यू पे। थर्ड आता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, दैट इज गोइंग कंसर्न। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ रहेगी गाइज, वैल्यूएशन प्रॉब्लम स्पेशली इफ क्विक सेल, अगर हमें जल्दी से बिजनेस सेल करना है, बहुत जल्दी पैसे चाहिए, तो हर एसेट को वैल्यू कराने में बहुत टाइम लग जाएगा। वैल्यूअर आएगा, एसेट की स्टेटस चेक करेगा, एसेट की स्ट्रेंथ चेक करेगा, एसेट की लाइफ चेक करेगा, और वो वैल्यू करके देगा, विच इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसीजर। दूसरा, इग्नोर्स गुडविल। अब इग्नोर्स गुडविल का मतलब क्या है गाइस? देखो, मार्केट वैल्यू जब भी हम चीज़ों की लेते हैं, मतलब मार्केट में किस रेट पे ये चीज़ रियलाइज हो सकती है, किस रेट पे ये चीज़ बिक सकती है, दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। अब अगर मान लो हमारी एसेट साइड में गुडविल लिखा हुआ है, अब गुडविल हमारा एसेट तो होता है, गुडविल इज अ एसेट, हम सबको पता है, FR F3 हम सब ने पढ़ा हुआ है। तो गुडविल हमारा एसेट होता है, और ये गुडविल कहाँ से आती है? हमने किसी दूसरे बिजनेस को प्रीमियम देके परचेज करा था, तो वो गुडविल होता है जब भी हम कोई दूसरा बिजनेस परचेज करते हैं प्रीमियम देके। अब ये जो गुडविल है बुक वैल्यू मेथड के अंदर, तो गुडविल इसमें आएगा, इंक्लूड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट रिलायजेबल वैल्यू में तो गुडविल को हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे गुडविल को इंक्लूड? हम बोलेंगे कि भाई गुडविल तो रिलाइज ही नहीं हो सकती, मैं प्लांट बेच दूंगा, स्टॉक बेच दूंगा, बिल्डिंग बेच दूंगा, गुडविल थोड़ी बेच सकता हूँ किसी को, तो इसकी तो रिलायजेबल वैल्यू जीरो है। तो इसीलिए गुडविल को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। तो इसीलिए भी ये जो ओनर्स होते हैं इनके लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि गुडविल, भाई हमने परचेज करा है किसी बिजनेस को गुडविल के साथ, तो उसको भी इंक्लूड हम करेंगे। थर्ड आता है गाइस हमारा, अच्छा एक और टर्म रहेगी हमारी, दैट इज एसेट स्ट्रिपिंग। अब एसेट स्ट्रिपिंग का मतलब क्या होता है गाइस? ध्यान से सुनना। एसेट स्ट्रिपिंग का मतलब है कि हमने पूरा बिजनेस सस्ते में परचेज कर लिया। एसेट स्ट्रिपिंग मीन्स पूरा बिजनेस हमने सस्ते में परचेज कर लिया, चीप वैल्यू पे परचेज कर लिया, ठीक है, और बाद में इंडिविजुअल एसेट को हमने महंगा बेच दिया थोड़ा सा प्रॉफिट कमाने के लिए। हमने उनको बोला कि आपका एसेट इतने का रिलाइज हो सकता है, इतने का रिलाइज हो सकता है, करते करते पूरी डील करी, थोड़ा बहुत बार्गेन हो जाता है, उस पर हमने एसेट को, बिजनेस को वैल्यू करके हमने पूरा बिजनेस परचेज कर लिया। परचेज करके हमने कोई बिजनेस में काम नहीं करा, हमने इंडिविजुअल एसेट को सेल करना शुरू कर दिया परचेज प्राइस से थोड़ा सा हाई में। देखे नए बायर्स कौन है, भाई ये मशीन है, नई मशीन है, थोड़ा बहुत वर्किंग जो करानी थी करा ली। सो दैट इज कॉल्ड एसेट स्ट्रिपिंग, परचेजिंग द इंटायर बिजनेस एट लोअर वैल्यू एंड सेलिंग इंडिविजुअल एसेट्स एट अ हायर वैल्यू टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, लास्ट एसेट बेस्ड अप्रोच आती है हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, दैट इज गोइंग कंसर्न।
अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या आता है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट मीन, सिंपल सा लॉजिक क्या बताया हुआ है कि अगर हम बिजनेस शुरू से लेके स्टार्ट करेंगे स्क्रैच से, अभी तो वो ये बोल रहा है कि आपको चला चलाया बिजनेस मिल रहा है, हमारी मेहनत जो लगी है इसमें वो आपको नहीं दिख रही, इतने साल हमने इतने एसेट्स परचेज करे, सेल करे, ये सब वो सब काफ़ी सारी चीज़ें हमने करी। तो अगर आप ये बिज़नेस को परचेज करना चाहते हो तो इस पूरे बिज़नेस को अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट करके आज की डेट तक लाओ, स्क्रैच से स्टार्ट करके आज की डेट तक लाओ, तो टोटल कितना खर्चा होगा, दैट इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और उस कॉस्ट पे हम एसेट को वैल्यू करेंगे, बिजनेस को वैल्यू करेंगे। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज गोइंग कंसर्न कि जब हम एसेट को या पूरे बिजनेस को स्क्रैच से हम देखते हैं कि स्क्रैच से अगर हमें एसेट परचेज करना हो तो क्या वैल्यू पड़ेगी। जैसे मान लो आज की डेट में हमारे पास एक एसेट है, ठीक है, वो एसेट हम बोलते हैं कि कोई बंदा आया कि ये एसेट जो है मुझे एसेट परचेज करने हैं, तो मैंने बोला ये एसेट भाई मैंने इतने का परचेज किया था, इतने साल इस पे काम किया, ये किया वो किया, आज की डेट में इसकी इतनी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि बहुत मेहनत करी है इसमें। तो आज की डेट में अगर मैं इसको सेल करूँगा मैं तो इतने का सेल करूँगा क्योंकि मेरी इतनी मेहनत लगी है, दैट इज़ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो मैक्सिमम टू बी पेड बाय एसेट्स फॉर द बायर, कि जो बायर है वो मैक्सिमम इतना अमाउंट देगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इससे ज़्यादा अमाउंट कभी नहीं देता किसी को, कि आज तक जो तुमने टोटल खर्चा किया उस एसेट के ऊपर वो सारा खर्चा हम आपको देंगे, इससे ऊपर कभी भी एसेट की वैल्यू नहीं मिलती। प्लांट था, मैं बोलूँ भाई प्लांट तेरे को देखने में लग रहा है कि इतने का है, मैंने इसमें पहले ये कराया था, फिर वो खर्चा कराया था, फिर रिपेयर हर साल कराता हूँ, मेंटेन करके रखा हुआ है, ये मेडिसिन कराई थी, वो एडिशन कराई थी, तो सारा करते करते वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा आई, दैट इज़ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या होती है कि वैल्यूएशन प्रॉब्लम, सिमिलर एसेट फॉर कंपैरिजन, और दूसरा इग्नोर्स गुडविल, वहाँ पे भी गुडविल को इग्नोर किया जाता है क्योंकि गुडविल तो परचेज होती है, वो हम खुद तो बनाते नहीं, ठीक है। सो दैट इज़ गुडविल, कि अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को सेम बिजनेस शुरू करना है तो कितने पैसे मेरे लगेंगे, उतने पैसे मैं तुझसे मांगूंगा, ठीक है। तो ये है हमारे एसेट बेस्ड वैल्यूएशन। अब इसके बारे में इन्होंने कुछ बताया हुआ है कि प्रॉब्लम्स इन एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, ठीक है, ये पढ़ते हैं एक बार कि देखो मेरे अकॉर्डिंग तो प्रॉब्लम इन एसेट बेस्ड वैल्यूएशन क्या है कि खाली एसेट के बेस पे हम बिजनेस को अगर वैल्यू करेंगे तो उससे क्या होगा, अब हमने जो बिजनेस बनाया है इतने टाइम से मार्केट में, जैसे मैंने बताया था इतनी सारी हमारी सेल्स हैं, ठीक है। तो गाइस एसेट बेस्ड वैल्यूएशन के अंदर हम सिर्फ एसेट्स के बेस पे कंपनी को परचेज कर लेते हैं, है ना, लेकिन हम ये नहीं देखते यहाँ पे क्या कि इन्वेस्टर नॉर्मली भी कंपनी को इसलिए बाय नहीं करते कि उसके आज के कितने एसेट्स हैं, वो इसलिए बाय करते हैं कि फ्यूचर में वो उसको कितना कैश फ्लो देंगे, फ्यूचर में बिजनेस कितना और रेवेन्यू उसका बढ़ा सकता है, कि इस बिज़नेस को परचेज करके मेरा बिजनेस डबल हो जाएगा। सेकंड, और जब भी हम कुछ परचेज, हाँ सेम वही चीज़ है, सॉरी। और दूसरा सब्सिडरी वीकनेस इसकी क्या होती है, हम सिर्फ एसेट्स के बेस पे कंपनी को वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम देखो बहुत हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स होती है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम होती है, कॉम्पिटिटिव पोजीशन कैसी है, इन बेसिस पे भी कंपनी को वैल्यू किया जाता है, खाली एसेट्स के बेस पे वैल्यू नहीं किया जाता। अगर आपका वर्कफोर्स आपका दूसरी कंपनी से बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड है, अगर आपका वर्कफोर्स जो है आपकी कस्टमर सपोर्ट सर्विस दूसरी कंपनी से बहुत ज़्यादा बेटर है, तो ऑब्वियसली आपकी कंपनी की वैल्यू ज़्यादा बनेगी, चाहे आपके एसेट सेम है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे इग्नोर की जाती है। तो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन कहाँ पे यूजफुल होती है, तो इट इज़ यूजफुल इन 3 प्लेसेस। पहला, अगर हमें एसेट स्ट्रिपिंग करनी हो कि बिजनेस बिल्कुल ही डेड है, बिजनेस चलने वाला नहीं है, हम वो बिजनेस पूरा का पूरा सस्ते में परचेज कर लें और बाद में इंडिविजुअल एसेट्स को हम मार्केट में सेल करना शुरू कर दें। पूरा बिजनेस हमने सस्ते में परचेज कर लिया और इंडिविजुअल एसेट्स को थोड़ा सा कॉस्टली हमने सेल करना शुरू कर दिया ताकि हम कुछ प्रॉफिट कमा लें। दूसरा, टू आइडेंटिफाई मिनिमम प्राइस ऑफ टेक ओवर बिड, कि जो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन से जो हमारा आंसर आता है दैट इज मिनिमम प्राइस ऑफ टेक ओवर बिड, कि इससे कम पे तो हम बिजनेस को वैल्यू कर ही नहीं सकते। इससे ज़्यादा पे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे कम तो हम बिजनेस में वैल्यू कर ही नहीं सकते। क्यों? हमने बोला भाई तेरा बिजनेस 10 लाख के एसेट से 6 लाख का तेरा आउटसाइड का लोन है, लायबिलिटी तो 4 लाख ओनर्स के पैसे हैं एज पर बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी। मैंने बोला मैं तो तेरे बिजनेस को 2,50,000 में वैल्यू करूंगा कि भाई 2,50,000 तेरी आज की वैल्यूशन है, 2.5 लाख ले और कंपनी मेरे को दे दे। वो क्या बोलेगा, 2.5 लाख गए बाहर में, मैं सारे एसेट सेल कर दूं, सारी लायबिलिटी पे कर दूं, 4 लाख तो वैसे ही इन हैंड मेरे को कैश में बच रहे हैं, तो मैं क्यों तुझे 2,50,000 का बिजनेस सेल करूं, मैं मार्केट में ना बेच दूं एक एक एसेट। तो दैट मीन्स ये जो प्राइस होता है एसेट बेस्ड वैल्यूएशन से जो हमारा आंसर आता है दैट इज मिनिमम प्राइस ऑफ द टेक ओवर बिड। एंड थर्ड इज, जो कई बिजनेसेस होते हैं जो सिर्फ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी के बिजनेसेस होते हैं, मतलब वो सर्विसेज बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो प्रॉपर्टी परचेज सेल का काम करते हैं,
उन बिजनेसेस के लिए एसेट बेस्ड वैल्यूएशन इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि वहाँ पे कोई फ्यूचर ग्रोथ प्रॉफिट वगैरह जो है वो कुछ खास नहीं है, वहाँ तो सिर्फ एसेट्स है, इतने इनके एसेट्स हैं, इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, ये परचेज प्राइस है, ये मार्केट वैल्यू है, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये रिलायबल वैल्यू है, उसके बेस पे हम इसको वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने ये बताया वो ये पढ़ लेना एक बार, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको भी गाइस एक बार पढ़ लेना, कुछ खास इसमें नहीं है। एक टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 करते हैं। सब गाइस टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1 में क्या क्या है देखते हैं इसको। So following is an abridged version of a statement of financial position of Suzhou Company, an unquoted company at 30th April 2016. Non-current assets carrying amount, that means book value. Non-current asset, net current assets. Ordinary shares, reserves and loans. Ordinary share reserves का हमें कुछ भी नहीं करना अभी के लिए। लोन्स हमें दिए हुए 1 लाख के। लोन नोट्स आर रिडीमेबल एट 2%, के लोन नोट्स को हमें जो पैसे देने हैं वो रिडम्पशन के टाइम पे जब इनको पैसे वापस करना है हमें 2% एक्स्ट्रा देने हैं। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एक्सीड्स बुक वैल्यू बाय 30,000, के जो मार्केट वैल्यू हमारी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की है, जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नॉन करंट एसेट में आएगा वो 30,000 ज़्यादा है। ऑल एसेट्स अदर देन प्रॉपर्टी आर टू बी एस्टिमेटेड टू बी एट रिलायजेबल एट देयर बुक वैल्यू। ऑल अदर एसेट जो हैं वो बुक वैल्यू पे ही रियलाइज होंगे। हमें वैल्यू निकालनी है 80% होल्डिंग ऑफ ऑर्डिनरी शेयर ऑन दी एसेट बेसिस। एसेट बेसिस पे हमें 80% होल्डिंग की, गाइस 80% होल्डिंग की निकालनी है। 4 ऑप्शन होते तो तुम्हें एक 100% होल्डिंग वाला दिया होता, तुम 100% होल्डिंग पे आंसर निकालते, इसको टिक कर देते। हमें 80% होल्डिंग का आंसर निकालना है। ठीक है, अब इसमें लिया हुआ है एसेट बेसिस। यू माइट से कि सर एसेट बेसिस में तो यहाँ पे हमें बुक वैल्यू भी नहीं बताई हुई, रिलायजेबल वैल्यू भी नहीं बताई हुई, तो हम कौन सी वैल्यू लें? अगर हमें इन्होंने चीज़ें दी है, यू असर्टेन दैट, मतलब ये चीज़ें हमें इनकॉर्पोरेट करनी है, तो इनको इनकॉर्पोरेट करके हमें अपना आंसर निकालना है। ठीक है, तो लोन नोट्स आर रिडीमेबल एट 2%, 1 लाख के नोट्स हैं, तो 1 लाख इंटू 102%, दैट मीन्स हमें 1,02,000 आगे जाके देने हैं। तो ये हमारा एक्सपेंस हो गया, ये हमारा एक तरह से लायबिलिटी होगी, क्योंकि लायबिलिटी तो एक्चुअल तो ज़्यादा है ना, इतने देने हैं पैसे। नॉन करंट एसेट में हमारे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू 30,000 हमने कम लिखी हुई थी, तो मैं इसमें 30,000 ऐड कर देता हूँ, तो 480 का मेरा हो गया नॉन करंट एसेट। करंट एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ और लिखा हुआ उसकी वैल्यू सेम है, तो ये आ जाएगा 1 लाख, तो इट इज़ 5,80,000, सो इट इज़ 4,78,000। सो मेरी जो वर्थ आ रही है, वैल्यू आ रही है बिजनेस की, वैल्यू ऑफ बिजनेस ये आ रही है मेरी 4,78,000। अब यू मस्ट वंडर कि सर 4,78,000 है, हो सकता है एक ऑप्शन 4,78,000 का हो, तुम देखते ही इसको आंसर दे दो कि आंसर आ गया। नहीं, हमें 80% होल्डिंग की वैल्यू निकाल दी है, ये 100% होल्डिंग की वैल्यू है, तो 80% विल बी दिस इंटू 80%, सो इट इज़ 3,824,000। सो 3,824,000 है होल्डिंग, ओ सॉरी 80% होल्डिंग की आज की मार्केट वैल्यू, कि ये है मार्केट वैल्यू ऑफ 80% होल्डिंग। ठीक है, अब इसके ऊपर थोड़ा बहुत जो प्राइस देने के, चलो 3,82,000 है, हम आपको 4 लाख दे देते हैं, हमें 80% होल्डिंग दे दो कंपनी के, ये तो वैल्यूएशन आई है। अब 4 लाख ले लो, हमें दे दो ये बिजनेस, या 4,50,000। सो वो नेगोशिएशन पे डिपेंड करता है, बट दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द आंसर थ्रू एसेट बेस्ड मेजर्स। चलो, अब आता है नेक्स्ट हमारा इनकम एंड अर्निंग बेस्ड मेथड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। डिफिकल्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग है। 2-3 फॉर्मूलेज हैं हमें जो यहाँ पे लर्न करने हैं, वो फॉर्मूले में लिखवा देता हूँ। वैसे तुमने रेशियोज में ऑलरेडी पढ़े होंगे। हमारा एक फॉर्मूला होता है PE रेशियो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, हम ये भी कह सकते हैं, और हम चाहें तो इसको ये भी कह सकते हैं। अब ये तो मैंने इंडिविजुअल शेयर से आंसर निकाला था, कहने को मैं ये भी कह सकता हूं इसको कि इट इज मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी डिवाइड बाय अर्निंग्स ऑफ कंपनी। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी डिवाइड बाय अर्निंग्स ऑफ कंपनी। तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? अर्निंग्स का, ओ सॉरी, मार्केट वैल्यू का
मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी इज इक्वल टू, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी इज इक्वल टू अर्निंग्स इनटू पीई रेशो, अर्निंग्स इनटू पीई रेशो। और अगर मुझे मार्केट प्राइस पर शेयर निकालने के, पर शेयर मार्केट प्राइस क्या है, इट इज पीई रेशो इनटू अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इसमें से कोई भी मेथड हम यहां पे यूज कर सकते हैं। अब गाइस देखो यहाँ पे पीई रेशो क्या होती है, अब तुम्हें ये तो पता चल जाएगा मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है, हमारी अर्निंग क्या है। सो पीई रेशो क्या होता है? सो पीई रेशो एक तरह से हमें ये बताता है कि मार्केट में, इंडस्ट्री में, अगर हम वैसे नॉर्मल बात करें कि अगर मान लो हम है कंपनी ए, ये है कंपनी बी, ठीक है, कंपनी बी और ए दोनों सेम इंडस्ट्री के हैं, तो कंपनी बी का जो मार्केट में शेयर प्राइस चल रहा है, मार्केट शेयर प्राइस उसका इतना चल रहा है, ठीक है, मार्केट में उसका शेयर प्राइस इतना चल रहा है, और उसकी अर्निंग जो है पर ईयर वो इतनी है, अर्निंग पर शेयर इतनी है, तो इतनी उसकी पीई रेशो है कि उसका प्राइस कितने टाइम्स उसकी अर्निंग है, उसका जो मार्केट में शेयर का प्राइस चल रहा है वो कितने टाइम्स उसकी अर्निंग है। तो हम अपने बिजनेस में उसी पीई रेशो को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम अपनी पीई रेशो नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारा लेट से मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं है हमारे पास, तो हम उसकी पीई यूज़ कर लेंगे और थोड़ी बहुत हम उसमें एडजस्टमेंट्स कर लेंगे कि हाँ हमारे और उसके बिजनेस में क्या क्या डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग पीई रेशो में एडजस्टमेंट कर लो। सो पीई रेशो का मतलब क्या है कि मार्केट में जो शेयर है उसका प्राइस क्या चल रहा है, कितने टाइम्स उसका प्राइस है उसकी अर्निंग में। अगर पीई रेशो बहुत ज़्यादा हाई होता है, पीई रेशो इज़ वेरी हाई, ये बिज़नेस काफ़ी रिस्की माना जाता है गाइस। ठीक है, इस बिज़नेस को काफ़ी रिस्की माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो शेयर प्राइस है वो ऑलरेडी अर्निंग से काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो या तो कोई रीज़न होगा, या तो ये जानबूझ के इन्फ्लेट किया गया शेयर है डिमांड सप्लाई फैक्टर से, या फिर हो सकता है कि इसकी कोई ग्रोथ की न्यूज़ आई है कि आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, बड़े इन्वेस्टर्स हैं इसमें, ऐसी न्यूज़ हो सकती है। लेकिन अगर हमारे केस में ऐसा नहीं है तो हमें अपनी पीई रेशो थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे में ना कोई ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है, ना हमारे में कोई ऐसे डायरेक्टर्स हैं। तो अगर मैं तुम्हें इसको एक अलग तरीके से बताऊं, जैसे लेट से तुम किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, एक कंपनी है ए, कंपनी है बी, दोनों कंपनी सेम सेक्टर की है, लेट से फार्मा सेक्टर की है, दोनों कंपनी फार्मा सेक्टर की है, और तुम उसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब आज से 10-15 साल के लिए, ऐसा नहीं है कि बस एक साल में पैसे डाल के वापस निकाल लिए, नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए तुम इसमें पैसे डालना चाहते हो, कंपनी का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखना चाहते हो और उसमें पैसे लगाना चाहते हो। तो तुम पीई रेशो चेक करोगे कंपनी की। अगर पीई रेशो लेट से इसकी है 8, इसकी है 8 और इसकी है 21, इसकी पीई रेशो है 21, इसकी है 8, इसका मतलब क्या है कि इसका जो शेयर है वो अर्निंग से 21 टाइम्स ऑलरेडी ज़्यादा चल रहा है, इसका शेयर अर्निंग से 8 टाइम्स ज़्यादा चल रहा है। अब तुम देखोगे इसका शेयर अर्निंग से 21 टाइम्स ज़्यादा क्यों है, क्या रीज़न है इसके पीछे, क्यों चल रहा है ऐसा भाई, क्या हुआ कि मार्केट में इसका शेयर इतना ज़्यादा हाई चल रहा है, प्राइस दैट मीन्स या तो डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, कोई न्यूज़ है इसकी, कुछ तो होगा जिसकी वजह से इतना हाई है। अगर ये दोनों सेम लेवल पे कंपनी है, कोई न्यूज़ नहीं है, दोनों का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट सेम है, सब कुछ, तब यू विल प्रेफर टू इन्वेस्ट मनी इन ए, क्योंकि इसकी पीई रेशो कम है, अभी भी पैसे अर्निंग के बराबर है, इसके अर्निंग के आसपास है, अर्निंग के सिर्फ 8 टाइम पैसे हैं, इसका जो शेयर का प्राइस है वो अर्निंग से काफ़ी हाई निकल चुका है, तो इस शेयर के गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, इसके गिरने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट पीई मीन्स। सो हमारे केस में हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, अब हमें पीई रेशो कैसे निकालेंगे अपनी कंपनी की। अगर अपनी कंपनी की पीई रेशो पता है तो हमें ये भी पता है, ये भी पता है, तो फिर तो कोई तुक ही नहीं बनी पीई रेशो की। हम अगर किसी एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेट्स से फार्मा में, लेकिन मेरा जो है वो है अनलिस्टेड कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में मैंने लिस्ट ही नहीं करी हुई, तो मैं अपना पीई रेशो कैसे निकालूंगा, तो मैं मार्केट में देखूंगा कि जो फार्मा कंपनीज मेरे लेवल की हैं या फिर इंडस्ट्री, कि फार्मा इंडस्ट्री का पीई क्या चल रहा है, फार्मा इंडस्ट्री का पीई क्या चल रहा है, दैट मीन्स पूरी इंडस्ट्री, पूरी फार्मा में जितनी भी कंपनीज हैं उन सबका एवरेज पीई कितना चल रहा है, उसको मैं अपना पीई यूज़ कर लूँगा, प्लस मैं थोड़ी बहुत उसमें एडजस्टमेंट कर लूँगा, अगर फ़ायदा होने वाला है तो पीई बढ़ा लूँगा, नुकसान होने वाला है तो पीई कम कर लूँगा। दैट्स हाउ आई यूज़ दी पीई। अर्निंग्स हमें दी होंगी, अर्निंग पर शेयर भी हमें गिवन होगी, हम सीधा सीधा वहाँ से अपना मार्केट प्राइस पर शेयर यानी वैल्यूएशन हम बिजनेस की ऐसे निकाल सकते हैं। सिंपल, बस ये फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना है, मार्केट प्राइस पर शेयर इज अर्निंग पर शेयर इनटू पीई, और मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस यानी वैल्यूएशन इज अर्निंग इनटू पीई। ठीक है,
अब पी की जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो मैं तुम्हें ऑलरेडी बताया था. इट मे बी नेसेसरी टू मेक एडजस्टमेंट्स टू द पीई रेशो on the similar company to make it more suitable. Example, if company being valued A is a private company as shares may be less liquid. अगर प्राइवेट कंपनी है तो इसके शेयर्स लिक्विड तो इतने नहीं होते, पब्लिक कंपनी के शेयर्स बहुत लिक्विड होते हैं. तो यहाँ पे हमें पी रेशो में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, पी रेशो हमें कम करनी पड़ेगी. सेकेंड, अ मोर रिस्की कंपनी, फ्यूअर कंट्रोल्स, मैनेजमेंट नॉलेज एक्सेट्रा. अगर ज़्यादा रिस्की कंपनी है हमारी तो हमें अपनी पी रेशो कम करनी पड़ेगी. भाई हमारी रिस्की कंपनी है तो पी रेशो हमें कम करनी पड़ेगी. और हायर प्रोजेक्शन ग्रोथ लेवल, अब ये ऐसे बता रहे देखो, हमें पीई रेशो कम करनी पड़ेगी. कब कब? अगर हमारी प्राइवेट कंपनी है और इंडस्ट्री पीई जो है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों की मिक्स है, और अगर हमारी कंपनी दूसरी कंपनी इंडस्ट्री की कंपनी से ज़्यादा रिस्की है, प्योर कंट्रोल से मैनेजमेंट नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं है, तो भी हमें अपनी पीई में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. कितनी करनी है वो हम अभी नहीं देखेंगे, वो हमें बताया जाएगा. और हमें अपनी पीई रेशो बढ़ानी पड़ेगी अगर हमें लगता है कि इंडस्ट्री से ज़्यादा हमारी कंपनी की ग्रोथ है. इंडस्ट्री की ग्रोथ इतनी है, हमारी कंपनी की ग्रोथ इतनी है, तो हम अपना पीई रेशो बढ़ा देंगे. पीई रेशो मतलब प्राइस अपॉन अर्निंग. तो वी विल इंक्रीज आर पीई, कि भाई वो तो इंडस्ट्री का पीई है, हमारा तो प्राइस ज़्यादा होना चाहिए. क्यों? हमारी आगे ग्रोथ होने वाली है. ठीक है. सो ये होती हैं एडजस्टमेंट्स इन दी पीई. सो आगे जो मैं बात बताई हुई दैट इज़ आर्बिट्रेरी रूल. वो ये बता रहे हैं कि पी रेशो में हमें 10% से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी फॉर ऑल दी रीजंस. कोई भी रीज़न हो तो हम 10% से एडजस्टमेंट कर सकते हैं. इट्स नॉट एक्चुअली समथिंग जो हमें अभी पढ़ना है, कोई ऐसी इसकी ज़रूरत नहीं है, जब आगे होगा तब देखेंगे. नेक्स्ट आता है कि हमें हमेशा अपना टैक्स एडजस्ट करना पड़ा है पी रेशो में निकालने के लिए. जब भी हमें अपनी अर्निंग्स कैलकुलेट करनी है तो हमें टैक्स को एडजस्ट करना है. ठीक है. वो जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ से तुम्हें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. नेक्स्ट आता है फाइंडिंग दी सूटेबल पीई. अब सूटेबल पीई हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो अब इसको एक बार पढ़ते हैं. द बेसिक चॉइस ऑफ अ सूटेबल पीई विल बी दैट ऑफ अ कोटेड कंपनी ऑफ अ कंपेरेबल साइज ऑफ द सेम इंडस्ट्री. के एक इंडस्ट्री में अगर 3 कंपनीज हैं तो सेम टाइप ऑफ कंपनी, जैसे फार्मास्यूटिकल की 3 कंपनीज हैं जो कोटेड कंपनी है, तो अगर हमें इस कंपनी का पीई निकालना है तो सिंपल जो इंडस्ट्री पीई है हम उसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन जो हमारा शेयर प्राइस होता है वो ब्रॉडली डिपेंड करता है फ्यूचर में हमें एक्सपेक्टेड कितने प्रॉफिट आने वाले हैं और फ्यूचर में हमारी क्या ग्रोथ होने वाली है, बहुत सारी चीज़ों पे होता है. तो हम अगर मान लो हमारी है ना, या तो हो सकता है कि हम किसी दूसरी कंपनी का शेयर प्राइस लेके इसको कंपेयर करें कि कंपनी ए ये हमारी है, कंपनी बी, सो कंपनी बी का जो पीई रेशो है हमने उस रेशो को यूज़ करा अपनी कंपनी में. बट देर आर मैनी सिनारियोज कि हो सकता है कंपनी बी का जो पीई है वो बहुत ज़्यादा हाई हो या बहुत ज़्यादा लो हो. और हाई लो होने के रीजंस क्या हो सकते हैं? अगर कंपनी बी का पीई रेशो बहुत ज़्यादा हाई है, उससे क्या क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? कि वो ग्रोथ स्टॉक है, कि आगे उसकी काफ़ी ग्रोथ होने वाली है. No growth stock, the PE ratio is based upon last reported earnings which perhaps were exceptionally low, yet the share price is based on the future earning which are expected to revert to normal. कि पहले उसकी अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा लो थी इस साल, लेकिन आगे जाके उसकी अर्निंग्स ठीक हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी. दैट मीन्स इस साल की अर्निंग से आगे वाली अर्निंग बढ़ जाएंगी, इसलिए उसका पीई हाई है. टेक ओवर बिड के कोई कंपनी उसको परचेज करने वाली है तो उस कंपनी की कई बार वैल्यू बढ़ जाती है. कि जैसे मान लो एक छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी टेक ओवर कर रही है, जैसे बी कंपनी को कोई बड़ी कंपनी टेक ओवर कर रही है, तो बी कंपनी को किस रेट पे उन्होंने परचेज किया था वो तो हमेशा हायर प्राइस ही होगा, इस वजह से इसका पीई आई है. हाई सिक्योरिटी शेयर, shares in the property companies typically have low income yields, but the share will still worth buying because of the prospect of capital growth and level of security. कि वहाँ पे बहुत सारे assets हैं उनके पास secured, कि कल को in case अगर कुछ प्रॉब्लम भी होती है कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारे पास अगर तुम कंपनी बंद भी होगी तो उनके पास बहुत सारे assets हैं जिनको बेच के वो तुम्हारे पैसे वापस कर सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली लो पी रेशो क्या इंडिकेट कर सकती है? लॉसेज एक्सपेक्टेड है, शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा लो है. तो सिंपल हमारे पी रेशो वाले, इसको एक बार पढ़ लेना. हम टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग करते हैं, यहाँ से तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. सो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नैनिंग कंपनी, एन अनकोटेड कंपनी. इशूड ऑर्डनरी शेयर कैपिटल, इसके 4 लाख ऑर्डनरी शेयर्स हैं ऑफ 25 सेंट्स. तो 4 लाख इंटू 25 सेंट्स, दैट मीन्स 1 लाख क्या हो गए इसके? 4 लाख 25 सेंट शेयर. ठीक है. 4 लाख नंबर ऑफ शेयर है, 25 सेंट एक शेयर की वैल्यू है. एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन लेस कॉर्पोरेट टैक्स
प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, ये है ऑर्डिनरी डिविडेंड्स और ये है रिटेन अर्निंग। अब सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि हमारा अर्निंग्स कौन सी होती है, अर्निंग या ईपीएस। अर्निंग होती है टोटल अर्निंग, ईपीएस इज अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग जो मैं यहाँ पे निकालूंगा, अर्निंग फॉर द कंपनी, इट विल बी, ध्यान से सुनना, इट विल बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मैं प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करूंगा, क्योंकि मुझे ये देखना है कि इक्विटी शेयर वालों के लिए कितना पैसा बचा है। डिविडेंड उनको दे दिया, वो तो इसी प्रॉफिट में से दिया ना, तो इसको हम कंसिडर नहीं करते कि इक्विटी शेयर्स वालों के लिए कितना पैसा कंपनी के पास बचा है, कंपनी ने कितना कमाया इक्विटी शेयर वालों के लिए। इट विल बी 1,40,000, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। सो 1,20,000 होगी हमारी अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इतनी होगी हमारी इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग। ठीक है, ये होता है हमारा अर्निंग। अब ये तो है अर्निंग। अगर हमें अर्निंग पर शेयर निकालनी, ये तो है टोटल अर्निंग। अर्निंग पर शेयर निकालने तो कैसे निकालेंगे कि जो टोटल अर्निंग है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर विच इज 4 लाख, सो 120 डिवाइड बाय 4 लाख, सो दैट मीन्स अर्निंग पर शेयर में आ रही है 0.30 आ रही है मेरी अर्निंग पर शेयर। अब मुझे निकालनी है पीई रेशो। अब पीई रेशो में पीई रेशो कह रहा हूँ, अब मुझे निकालनी है वैल्यू ऑफ बिजनेस। अगर मुझे वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस निकालनी, हमें 200 शेयर्स की वैल्यूएशन निकालनी है ऑफ पी रेशो बेसिस, हमें 400 शेयर्स की वैल्यू आएगी पूरी कंपनी की, हमें 200 शेयर्स की वैल्यू निकालनी है ऑन पी बेसिस। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस, पूरे बिजनेस की वैल्यू क्या होगी, अर्निंग को यूज कर लेते हैं, अर्निंग इनटू पीई रेशो, द पीई रेशो एप्लीकेबल टू सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस सूटेबल फॉर अ अनकोटेड कंपनी, ये भी अनकोटेड है वो भी अनकोटेड, इट इज 12.5। तो इंटू 12.5, तो 1,20,000 इंटू 12.5, सो दैट इज 15 लाख। सो 15 लाख हमारी क्या आ गई, इट इज़ वैल्यू ऑफ द बिजनेस फॉर 4 लाख शेयर्स। 4 लाख शेयर्स की हमारी इतनी वैल्यू है। तो 2 लाख शेयर की कितनी वैल्यू होगी, 2 लाख इज 4 लाख का आधा, तो इसका हाफ, दैट मीन्स 7,50,000 होगी हमारी 2 लाख शेयर्स की वैल्यू। 7,50,000 होगी हमारी 2 लाख शेयर्स की वैल्यू। सिंपल ऐसे करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। अर्निंग पर शेयर से भी निकाल सकते हो, अर्निंग पर शेयर से इसको मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे को वैल्यू ऑफ बिजनेस पर शेयर आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस पर शेयर आ जाएगी, इंटू 2 लाख कर लो, करके दिखाता हूँ, सिंपल सी बात है। अर्निंग पर शेयर में कितना था, 3। सो मार्केट प्राइस पर शेयर या वैल्यू पर शेयर विल बी 0.3 इंटू 12.5। सो 0.3 इंटू 12.5, ये मेरा आंसर आ रहा है 3.75। तो 3.7 आ गया, 75 आ गया मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ द बिजनेस पर शेयर। मुझे निकालने 2 लाख शेयर के लिए, सो इंटू 2 लाख, सो ये आ रहा है मेरा 7,50,000। सो ऐसे भी आंसर निकाल सकता हूँ, वैसे भी आंसर निकाल सकता हूँ, दोनों को यूज़ कर सकता हूँ जैसे हमें ठीक लगता है। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी बड़ी बन गई। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि अगर तुम्हारा जैसे एग्ज़ाम आने वाला है तो मेरी वीडियो शायद 1-2 दिन बाद आए, तो नेक्स्ट वीडियो, तो तुम घबराना मत, ये चैप्टर हमारा 40% हो चुका है। बाकी तुम खुद भी पढ़ोगे, तुम्हें सारा समझ आ जाएगा। बस 2-3 फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले लर्न करने हैं। उसके बाद ये जो कैश फ्लो बेस्ड मेथड है हमारा, ये पूरा मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि फ्यूचर में कितने कैश फ्लोज आएंगे, डिवाइड बाय हम जो निकालते थे अपना KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उससे हमारे को प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। बिल्कुल वही मेथड है, कुछ भी अलग नहीं है। तुम ऐसे करके अपना इजीली आंसर निकाल सकते हो, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, करोगे समझ आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है एंड दैट्स इट, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तुम चाहो तो इसको कर सकते हो। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जितनी जल्दी हो सकता है नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, बट नेक्स्ट जो पार्ट है इसका खुद भी पढ़ोगे तो भी समझ आ जाएगा, कुछ एज सच कॉम्प्लिकेट नहीं है। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।